जी नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। तो मैं वंस अगेन वेलकम टू एजुकेटर्स प्लस। क्लास है आपकी प्रैक्टिस बैच की। पहला सवाल 66 से आगे चलते हैं। लास्ट हमारा ह्यूमन कैपिटल थ्योरी पर था। देखिए आपसे पूछ रहा है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, लागत लाभ विश्लेषण करने के लिए क्या क्या स्टेप्स होने चाहिए। ठीक, उन स्टेप्स को आपको लगाना है सीक्वेंस में। हाँ जी, पढ़ाएं जरा। सबसे पहले क्या होगा, लागत लाभ विश्लेषण में क्या करते हैं हम, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। जितनी हमने कॉस्ट लगाई है उसका बेनिफिट उतना टेंजिबल और इंटेंजिबल दोनों में हमें हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है जी। डिस्क्राइबिंग क्वांटिटेटिवली द इनपुट एंड आउटपुट, बात वही आ गई। मूर्त और अमूर्त दोनों चीजों को हम क्वांटिटेटिवली संख्यात्मक रूप से पहले चेक करते हैं। ठीक है, लेकिन क्या ये स्टेप सबसे पहला होगा, या स्पेसिफाइंग द प्रोग्राम और प्रोजेक्ट क्लियरली, प्रोग्राम या प्रोजेक्ट को क्लियरली स्पेसिफाई करना सबसे पहला कौन सा होगा? सबसे पहले डी होगा या सबसे पहले बाकी के कोई होंगे? जी। एस्टिमेटिंग द सोशल कॉस्ट एंड बेनिफिट्स, ये भी बात का काम है। कंप्राइजिंग द बेनिफिट्स, कंपेयरिंग द बेनिफिट्स एंड कॉस्ट, लाभ और लागत की तुलना करना। जी, ये तो सबसे लास्ट का काम है। सबसे पहला स्टेप आएगा हमारा ये, स्पेसिफाइंग द प्रोग्राम्स एंड प्रोजेक्ट्स क्लियरली। ये आगे की लाइन अलग लिखी हुई है, वो इसका क्वेश्चन का हिस्सा है। कार्यक्रम या परियोजना, मतलब व्हाट विल बी द एप्रोप्रिएट सीक्वेंस काम का। डी सबसे पहले, उसके बाद में आएगा हमारा बेटे स्टेप नंबर 2 होगा ये, डिस्क्राइबिंग द क्वांटिटेटिवली इनपुट एंड आउटपुट। फिर हम एस्टिमेट करेंगे सोशल कॉस्ट। ठीक, फिर आएगा बी, और सबसे आखिरी आएगा अब हम चीजों के जो हमारा इनपुट है और जो हमारा आउटपुट है उसको करेंगे कंपेयर। ठीक है, उनको हम सबसे पहले लेंगे। डन है, क्लियर है इतनी चीज? चलिए, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी ए बी सी, आंसर हमारा 2 हो गया। ठीक है, अब आपका होमवर्क क्या है? आपका होमवर्क है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस और कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस, लागत लाभ विश्लेषण और लागत प्रभाविकता विश्लेषण, दोनों का कंपैरिजन कराया मैंने आपको। ठीक है, उसे एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट पर आ जाइए। आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक फीचर्स एसोसिएटेड विद मैक्रो लेवल फाइनेंसिंग। मैक्रो लेवल फाइनेंसिंग, बड़े स्तर की फाइनेंसिंग, बजटिंग। ठीक है, मैक्रो और माइक्रो दोनों आपने पढ़ रखी है। मैक्रो लेवल फाइनेंसिंग आपको इस लिस्ट में से चुननी है। बृहद स्तर पर वित्त पोषण, क्या क्या होगा मैक्रो लेवल? टोटल इकोनॉमी बेस्ड कॉन्सेप्ट, टोटल इकोनॉमी बेस्ड कॉन्सेप्ट, सबसे पहला तो यही मैक्रो लेवल है। अनसीजिंग चेन ऑफ एक्टिविटी या एड्रेसिंग ए लार्ज एंटिटी, लार्ज एंटिटी। ठीक, मैक्रो। उसके बाद आइए टाइम फ्रेम स्पेसिफाइड और हैविंग डायरेक्ट इफेक्ट ऑन एन इंडिविजुअल या मिनिमम स्कोप फॉर रिस्क, क्या होगा? समय सीमा निर्धारण, इसी का पार्ट है। इंडिविजुअल पे डायरेक्ट इफेक्ट नहीं, लेकिन इनडायरेक्ट इफेक्ट इंडिविजुअल पे होगा। ठीक है जी। मिनिमम स्कोप फॉर रिस्क, ये सब मैक्रो की। नीड ऑफ एन इंडिविजुअल, इफेक्ट ऑन एन इंडिविजुअल, ये माइक्रो में जाएगा। अब बताएं आंसर क्या हो जाएगा? ए, सी, डी एंड एफ। डी और इसको एफ कर लो, और किसी में है नहीं ना, इसी में बन रहा फर्स्ट। क्लियर है? हाँ जी, इंडिविजुअल माइक्रो में, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। ठीक है, नेक्स्ट पर आ जाइए। फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट आइडेंटिफाई दोज विच आर रिलेवेंट फॉर द थ्योरी ऑफ रैशनल चॉइस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, खास तौर से जो जेआरएफ की या 38 नंबर की प्रिपरेशन कर रहे हैं। थ्योरी ऑफ रैशनल चॉइस करा रखी आपको। किस बारे में चर्चा करती थ्योरी ऑफ रैशनल चॉइस? विवेक युक्त विकल्प का सिद्धांत, एग्रीगेशन ऑफ सोशल बिहेवियर, रैंडम बिहेवियर, डिटर्मिनेंट्स ऑफ बिहेवियर, प्रेडिक्शन ऑफ बिहेवियर, स्टडी ऑफ इंटरेस्ट ग्रुप्स, बिहेवियर प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद इंफॉर्मेशन। देखो
social behavior, determinants of behavior, prediction of social behavior and interest group या behavior problems associated with information. 9. Study of interest groups. A, C, D, E. थ्योरी ऑफ रैशनल चॉइस रिवाइज हो जानी चाहिए भाई साहब। जो आपकी यूनिट 38 नंबर की सेकंड लास्ट, जिसमें सबसे लास्ट में आप इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन कमीशंस, और जो आपकी 60 नंबर में जो वो है क्या नाम है हायर एजुकेशन के कंसर्न्स। ठीक, आंसर क्या हो जाएगा? ए, सी, डी और ई। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स मोस्ट अप्रोप्रिएटली डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन। देख लीजिए, पॉलिटिक्स एंड एजुकेशन, पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन, राजनीतिक आधुनिकीकरण की अवधारणा की उपयुक्त व्याख्या कौन सा ऑप्शन करता है? पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, क्या चीज है? पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन हो या पॉलिटिकल सोशलाइजेशन हो। ठीक है जी, चेंज होगा पॉलिटिकल स्फीयर में या चेंज होगा पॉलिटिकल डायमेंशंस में। कैसे वो चेंज बाकी के जितने भी एरियाज हैं सोसाइटी के उनसे रिलेटेड है, ये है पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन या पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। पॉलिटिकल चेंजेस आर नेसेसरली फॉर अचीवमेंट ऑफ ए स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, अ जनरल प्रोसेस ऑफ चेंज इन पॉलिटिकल स्फीयर क्लोजली रिलेटेड टू अदर। ओके, सिस्टम कैपेसिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, एबिलिटी टू लर्न बेटर एंड हाउ। सेकंड कि भाई राजनीतिक क्षेत्र में परिवर्तन होने से जो सामान्य समाज की बाकी प्रक्रियाएं हैं उनके अन्य क्षेत्रों में क्या फर्क पड़ता है। नेक्स्ट पे चले। हाँ जी, इन द फॉलोइंग टू सेट ऑफ इंफॉर्मेशन एजेंट्स ऑफ पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। देखो मैं अभी बोल रहा था आपसे पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। ठीक है, अब देखो यहां पर पॉलिटिकल सोशलाइजेशन के और यहां पर उनके रोल्स दिए गए हैं बेटा। यहां पर एजेंट है, यहां पर उनके रोल हैं, भूमिका, अभिकारक, फैमिली, स्कूल, पीयर ग्रुप, मास मीडिया। कई बार हम इन सवालों को, इतने आसान सवालों को गलत कर जाते हैं। ये सवाल, इन एजेंसीज के सवाल किस तरीके से आते हैं, कई बार हमसे पूछा जाता है फॉर्मल, नॉन फॉर्मल, इनफॉर्मल कौन सी है, कई बार हमसे पूछा जाता है प्राइमरी कौन सी, सेकेंडरी कौन सी है। यहाँ पर हमसे सिर्फ ये पूछा है कि इनका रोल क्या क्या है। करें जरा। फैमिली, चलिए एक एक करके लेते हैं। प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी फॉर अंडरस्टैंडिंग डेमोक्रेटिक प्रोसेस, अ सोर्स ऑफ पॉलिटिकल इंफॉर्मेशन, परपेचुएट्स वैल्यूज दैट सपोर्ट अथॉरिटीज, इन्फ्लुएंसेस टीनेजर्स लाइफस्टाइल एंड एटीट्यूड डेवलपमेंट। पीयर ग्रुप जाएगा मेरे को लग रहा है 4 में। ठीक है, सी जाएगा 4 में, ये तो हमें वैसे ही पता चल गया। ये लो, सी 4 में, सी 4 में, सी 4, सी 2 में है, 4 में। स्कूल का देखो, विद्यालय का जी, अपॉर्चुनिटी फॉर अंडरस्टैंडिंग डेमोक्रेटिक प्रोसेस, कोई पॉलिटिक्स वगैरह थोड़ी है। विद्यालय बी गया 1 में, बी 1 में गया, डेमोक्रेटिक वैल्यूज सीखते हैं, राइट। B1 C4 आंसर हमको मिल गया है। ए 3 में, और डी क्या है? मास मीडिया, मास मीडिया, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ऑल्सो इंस्ट्रूमेंट फॉर शेपिंग पॉलिटिकल वैल्यूज एंड बिलीफ्स, डी। तो आंसर हमारा तीसरा हो जाएगा बेटा, तीसरा हो जाएगा, सी हो जाएगा। हाँ बहुत बढ़िया, शाबाश। नेक्स्ट पे चलें। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट करेक्टराइजेज द स्टेज ऑफ चाइल्डहुड। सामाजिक और भावनात्मक विकास के निम्नांकित में से कौन से लक्षण बाल्यावस्था की विशेषताएं हैं? बाल्यावस्था, चाइल्डहुड पूछा है ना, लेटर ना अर्ली चाइल्डहुड। ठीक है। टेंडेंसी ऑफ विड्रॉल फ्रॉम पेरेंट्स, विड्रॉल फ्रॉम पेरेंट्स का मतलब क्या है? पीयर ग्रुप के ऊपर ज्यादा भरोसा, समझ रहे हो? अरे आपको नहीं पता कुछ भी। इंटेंस सेल्फ अवेयरनेस, लेस कंट्रोल ओवर इमोशंस, क्यूरियोसिटी, फियर, फियर एंड वरी या कॉन्फ्लिक्ट इन मोटिवेशन। चाइल्डहुड की बात हो रही है। अब एक बार यही सवाल अगर आपसे एडोलसेंट पर पूछता, ए डी ई, ठीक है,
यही सवाल आपसे वो एडोलसेंट के लिए पूछता तो आंसर चेंज होता कि नहीं होता? बस यही ध्यान रखना भाई। देखो ये बहुत छोटा लेकिन ये जीन प्याजे की स्टेजेस के ऊपर अभी तक का बेहतरीन सवाल है, बढ़िया सवाल है। ठीक है, देखो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की स्टेजेस दे रखी हैं यहां पर, और यहां पर फीचर्स दे रखे हैं। ठीक है, सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ठीक, ऊपर ये 4 हैं, नीचे ये 5 हैं। एक बार मैच करो जरा। हाइपोथेसिस मेकिंग, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, ट्रांसडक्टिव मैं आपको बता चुका हूं ट्रांसडक्टिव क्या होता है। इंडक्टिव होता है स्पेसिफिक से जनरल, डिडक्टिव होता है जनरल से स्पेसिफिक, ट्रांसडक्टिव होता है स्पेसिफिक से स्पेसिफिक, एक केस से दूसरे केस तक, स्पेसिफिक से स्पेसिफिक। अंडरस्टूड? और इसमें डिडक्टिव सबसे बाद में डेवलप होती है। राइट, अब देखें जरा, मैच करें बेटा। देखो सेंसरी मोटर, ऑब्जेक्ट परमानेंस, बहुत बढ़िया। मुझे लगता है यहीं से आंसर मिल गया आपको, ए में 3। ठीक है बच्चे, ठीक है जी। बी में प्री ऑपरेशनल, देखो ट्रांसडक्टिव हो गया, नहीं। सी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, रिवर्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट। नाइस क्वेश्चन। चलें भाई आगे चलें। Which one of the following correctly defines a reflex behavior? Reflex behavior क्या होते हैं? रिफ्लेक्स बिहेवियर, रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्स बिहेवियर क्या होता है? वहां पर निश्चित रूप से देखो, अब देखो समझो एक बार, रिफ्लेक्स एक्शन क्या है। कई बार क्या होता है, हमको लगता है कि दाढ़ी बनाने बैठे, हमको लगता है कि ठंडा पानी होगा, पानी एकदम गर्म है, या हमको सर्दियों में लगता है कि वो गर्म पानी होगा, पानी एकदम ठंडा, हाथ डालते ही एकदम बाहर को खींच लेते हैं, है ना। कई बार क्या होता है, लड़कियों के साथ क्या होता है, लेडीज के साथ क्या होता है, वो जो रिफ्लेक्स एक्शन है कॉकरोच को देख करके जो आता है, या आपको लगा कि आप किचन में पहुंचे, घर में कोई नहीं, आप किचन में पहुंचे ऊपर, और आपको लगा तवा तो ठंडा पड़ा होगा, आपने उसको उठा करके रखना चाहा अपने लिए कुछ पकाने के लिए, और वो गर्म निकला, छोड़ देते हो एकदम। रिफ्लेक्सेस ये होते हैं। ठीक है, और इन्हीं रिफ्लेक्सेस को, कौन था वो टेबुला रासा वाला? जॉन लॉक ने इनको इग्नोर किया, तो उसने कह दिया टेबुला रासा होता है बच्चा। जबकि ये चीजें जन्मजात रूप से रिफ्लेक्स एक्शंस लेकर के पैदा होता है। बहुत छोटा बच्चा भी है ना, उसको भी पता है गर्म चीज से हाथ लग जाएगा पीछे हो जाएगा, हाँ, छिपकली को देखकर। राइट, ये है रिफ्लेक्स एक्शन। तो रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब क्या है? वो उद्दीपक आपसे अनुक्रिया करा ही लेगा निश्चित रूप से। Responses appears again and again as a result of the following consequence. A known stimulus elicits a response definitively. एक ज्ञात उद्दीपक का निश्चयात्मक अनुक्रिया होगी, हमको तो अभी तक यही लग रहा है। An unknown or unknowable stimulus is an occasion for नहीं occasionally नहीं, withheld for stimulus, ये होगा बेटा। दूसरा आपका आंसर क्या है? ज्ञात। छोटे बच्चे को तो आप हाउ से डरा सकते हो, हाउ आ जाएगा, सीढ़ियों मत जाइए। छोटे बच्चे को, हस्बैंड को डरा सकते हो हाउ से, उसे तो पता है कि तुम ही हाउ हो। समझ रहे हो कि नहीं? वो है अननोन, वो अननोन है, हमेशा नहीं निकाल सकता अनुक्रिया। नोन जो जिसमें आपकी अनुक्रिया निकले वो दीपक है। चलिए, एसर्शन, रीजन। Emotionally intelligent children are found to be good in problem solving. देखो ध्यान से एक बार, इमोशनली इंटेलिजेंट चिल्ड्रन आर फाउंड टू बी गुड इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। भावनात्मक रूप से जो बच्चे बुद्धिमान या सक्षम होते हैं वो समस्या समाधान में प्रवीण होते हैं, ये असर्शन है। क्योंकि इमोशनल इंटेलिजेंस इंप्लाइज द कैपेसिटी टू इंटीग्रेट एंड मैनेज द इमोशन। भावनात्मक बुद्धि का निहितार्थ है कि भावना का प्रबंधन और समाकलन की क्षमता। सही व्याख्या करता है, सही है, दोनों सही है। ठीक है, इन द टेक्निक ऑफ पियर्सन नहीं है, पर्सन है, पर्सन सेंटर्ड काउंसलिंग। मैंने उस दिन आपको काम दिया था, होमवर्क दिया था, यंग की थ्योरी पढ़ने बोली थी। ठीक है, पॉजिटिव रिगार्ड पढ़ने के लिए बोला था, कॉन्ग्रेंस पढ़ने को बोला था, पर्सन सेंटर्ड काउंसलिंग। ठीक है जी,
अच्छा, कॉन्ग्रेंस से ही सवाल है। कॉन्ग्रेंस इज रिलेटेड विद, कॉन्ग्रेंस का मतलब क्या है, सुसंगति का मतलब क्या है, ठीक है। अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड तो नहीं है। मैचिंग बिटवीन फेशियल एक्सप्रेशन एंड वर्ड्स, एम्पैथी टुवर्ड्स क्लाइंट, रिफ्लेक्स। देखिए कॉन्ग्रेंसी, कई बार कोई सवाल अगर वैसे भी आ जाए ना जो कभी नहीं पढ़ा, अब देखो कॉन्ग्रेंसी का कॉन्सेप्ट गणित में पढ़ा है तुमने कि एक इमेज दूसरी को पूरी ढक ले, सिमिलर नहीं, कॉन्ग्रेंसी, सर्वांग समता। कौन सा ऑप्शन, इंटेलिजेंस गैस क्या होती है, यही होती है इंटेलिजेंस गैस, राइट। तो क्या हो जाएगा, मैचिंग हो जाएगी, मैचिंग हो जाएगी, समझ रहे। नेक्स्ट पर आ जाओ। साइकोलॉजिकल बिहेवियर, साइकोलॉजिकल बिहेवियर की कैरेक्टरिस्टिक आपको आइडेंटिफाई करनी है। कॉग्निटिव फील्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग एंड मोटिवेशन। फील्ड थ्योरी किसकी है, ल्यूइन की थ्योरी कराई कि नहीं, ठीक है। अब आ जाओ एक बार इस सवाल पर, अच्छा खासा लंबा सवाल है भाई। अधिगम और अभिप्रेरणा, परपजिव एक्ट, ये एन और ओवर्ट अलग अलग शब्द है बेटा। रीइंफोर्समेंट, कंटिंजेंट रिस्पॉन्स, एटीट्यूडनल शिफ्ट, बिहेवियर विद लॉन्गर लेटेंसी, चेंज इन परसीव्ड वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट, बिहेवियर शोइंग एसोसिएटिव शिफ्टिंग, न्यू रिलेशनशिप established between two or more events या two or more stimulus। ACEG होना चाहिए आंसर। ध्यान से एक बार पढ़ो इस सवाल को ठहर के जरा। इमोशनल इंटेलिजेंस और NEP 2020 में इमोशनल इंटेलिजेंस को कितनी इंपॉर्टेंस दी, ये तो NEP 2020 है, ठीक है। आगे NEP 2050 भी अगर आएगी, ठीक है। अभी तो आपसे कहा जा रहा है कि भाई EQ और IQ दोनों समान रूप से किसी भी व्यक्ति की सफलता के लिए जरूरी हैं, ठीक है। आने वाले टाइम में मैं आपको और बता दूं, EQ ज्यादा जरूरी है, और आज भी मैं मानता हूं कि EQ ज्यादा जरूरी है। क्लियर है बेटा इतनी चीज, ठीक है। नेक्स्ट पर आते हैं। अकॉर्डिंग टू ब्रूनर, डिस्कवरी अप्रोच is a must for learning with components of which of the following। सवाल देखो ध्यान से, ब्रूनर की जो डिस्कवरी अप्रोच है, ठीक है। एक्टिवेशन, मेंटेनेंस, डायरेक्शन, स्टिमुलस, सिचुएशन, रिस्पॉन्स, रेनफोर्समेंट, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन, एडाप्टेशन, सेल्फ मोटिवेशन, बिलीफ, सेल्फ कंट्रोल एंड सेल्फ रिएक्शन। अन्वेषण, उपागम, डिस्कवरी, लर्निंग। क्या मतलब है डिस्कवरी लर्निंग का, अन्वेषण का मतलब क्या है, छात्र अपने लिए ज्ञान राशियों का निर्माण करता है, अपने स्वयं के ज्ञान के लिए सक्रिय रहता है, और सक्रिय मतलब एक्टिव कंस्ट्रक्टर माना जाता है, सक्रिय निर्माता, ठीक। इसी अन्वेषण अधिगम को, डिस्कवरी को हम प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग भी बोलते हैं, PBL। एक्सपीरियंशियल लर्निंग बोलते हैं, इंक्वायरी बेस्ड इंस्ट्रक्शन बोलते हैं। हाँ जी, अब बताओ, आप बताओ क्या एसिमिलेशन, एकोमोडेशन, एडेप्टेशन होगा, नहीं। फिर से देखो, डिस्कवरी अप्रोच इज मस्ट फॉर लर्निंग विद कंपोनेंट्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। जी, हिंदी के शब्दों पे फोकस करो, कार्यशीलता, आपको करेक्ट आंसर मिल जाएगा। वो भी एक बच्चा बोल रहा था, सामान्य सी बात है, उसको घुमा फिरा के लिखते हैं। अन्वेषण अधिगम मतलब जो लर्नर है वो अपने एक्सपीरियंशियल लर्निंग के रूप में अपने कॉन्टेक्स्ट में उसको, भाई ज्ञान राशि का मतलब क्या हुआ, नोट करिएगा इसको। और नेक्स्ट पे चलें। हाँ जी, इन टर्म्स ऑफ पर्सनैलिटी डायनामिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेन द नेचर एंड कैरेक्टर ऑफ वंस पर्सनैलिटी। व्यक्तित्व के आयामों के संदर्भ में कौन सा कथन किसी के व्यक्तित्व की प्रकृति और विशेषता की उत्तम व्याख्या करता है। हमने थ्योरीज कर ली, हमने टाइप थ्योरी करी, हमने ट्रेट थ्योरी करी।
ट्रेड थ्योरीज को हम ज्यादा रिलायबल मानते हैं। ट्रेड थ्योरी मतलब गॉर्डन ऑलपोर्ट, ठीक है, ट्रेड थ्योरीज का फादर, राइट। अब जरा इस सवाल पर आ जाइए। व्यक्तित्व के आयामों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी के व्यक्तित्व की प्रकृति और विशेषता की उत्तम व्याख्या करता है? ह्यूमन बिहेवियर डज नॉट अकर रैंडमली। ह्यूमन बिहेवियर डज नॉट अकर रैंडमली, ठीक है। इसका मतलब अगर ध्यान से देखें, कोई ना कोई कार्डिनल ट्रेट, कोई ना कोई सेंट्रल ट्रेट, कोई ना कोई सेकेंडरी ट्रेट, किसी भी तरीके का, ठीक है, वही उसके लिए जिम्मेदार होगा। ह्यूमन पर्सनालिटी रिप्रेजेंट एन इंटीग्रेशन ऑफ ट्रेट्स, कई गुणों का मेल होता है, इंटीग्रेशन नहीं कहते इसको हम। पर्सनालिटी इज दैट विच परमिट्स अ प्रेडिक्शन ऑफ व्हाट ए पर्सन विल डू। मैंस बिहेवियर इज कंडीशनड बाय हिज इंडिविजुअल रेशियल हिस्ट्री एंड एस्पिरेशन। मुझे स्टेटमेंट बहुत बढ़िया इसलिए लग रहा है कि इसमें आपका एनवायरमेंट और हेरिडिटी दोनों आ रहे हैं। देख लो ध्यान से। अब देखिए, इन पर्सनालिटी फॉर्मेशन क्रिएटिव सेल्फ ऑफ ए पर्सन, सबसे पहले तो ये बताइए क्रिएटिव सेल्फ कौन सी थ्योरी का पार्ट है? ठीक है, क्रिएटिव सेल्फ ऑफ ए पर्सन गिव्स मीनिंग टू लाइफ। एक व्यक्ति की रचनात्मक उसके जीवन को अर्थ देता है। ADE बेटा पहला वाला ही उत्तर है, सवाल गलत हो रहे हैं आपके आज। इन डेवलपिंग multiple intelligence theory, Howard Gardner made some important observations. Identify such observations from the list given below. वो कह रहा है भैया गार्डनर ने ये जो थ्योरी है किस तरीके से डेवलप करी, क्या क्या एजम्पशंस थी, क्या उसका क्रिटिसिज्म, इससे रिलेटेड स्टेटमेंट हो सकते हैं, पढ़ो भाई, ठीक है। हाँ राइट, बहुत बढ़िया। ह्यूमनिस्टिक बोलते हैं उसको, हाँ जी। इंडिविजुअलिस्टिक, इंटेलिजेंस इज नॉट एंटायरली जेनेटिक, नॉट एंटायरली जेनेटिक, अजम्पशन सही है गार्डनर की, ठीक है। मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी की मेन अजम्पशन ही यही है कि भाई जेनेटिक नहीं है, ठीक है। इंटेलिजेंस इज ए पार्ट ऑफ एक्वायर्ड बिहेवियर, इंटेलिजेंस इज नॉट फिक्स्ड एट बर्थ। सी, पहला स्टेटमेंट सही है तो सी भी सही होगा। देयर इज लिटिल और नो होप फॉर डेवलपिंग इंटेलिजेंस, ए सी डी, डी होगा या ई होगा। इंटेलिजेंस कैन बी नर्चर एंड ग्रोन, ए सी ई, ए सी ई होगा, हाँ राइट, ए सी ई क्या हो जाएगा हमारे पास, डन है, ठीक है जी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट। बहुत बार ये सेम सवाल सेम इन्हीं ऑप्शंस के साथ में कई बार आया है, ठीक है। एडजस्टमेंट इज ए टू डायरेक्शनल प्रोसेस, एडजस्टमेंट इज ए टू डायरेक्शनल प्रोसेस। कौन सी गलत बात है इसमें? ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट द इंस्टेंसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड फ्रस्ट्रेशन may be perceived in both normal and abnormal personalities। हिंदी में पढ़ लेते हैं। समायोजन की प्रक्रिया के दौरान सामान्य और असामान्य दोनों व्यक्तियों में टकराव, हताशा के उदाहरण देखे जा सकते हैं। सही है। एडजस्टमेंट इन्वॉल्व कंफर्मिटी टू नॉर्म्स, कंफर्मिटी टू नॉर्म्स हो तो दिक्कत ही काहे की हो भाई, कंफर्मिटी टू नॉर्म्स। भाई एडजस्टमेंट नहीं हो पा रही क्योंकि सास कह रही है हमारे यहाँ कढ़ी ऐसे बनेगी, और वो बच्ची 25 26 30 साल की वो अलग तरीके से कढ़ी बनानी सीख के आई है, समझ रहे हो, और जो लेके आया है वो उसे पुल का काम करना चाहिए वो अलग भगा भगा घूम रहा एडजस्टमेंट कंफर्मिटी कहां से आ गई, समझ रहे हो। एडजस्टमेंट डिपेंड्स मोर ऑन पॉजिटिव रादर देन नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, ये भी गलत है। कलेक्टिव अनकॉन्शियस प्लेज ए सिग्निफिकेंट रोल इन एन इंडिविजुअल्स एडजस्टमेंट, किसी व्यक्ति के समायोजन में सामूहिक चेतना महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। ए बी और ई, ए बी और ई। चलिए बेटा ठीक है, नेक्स्ट पे चले। द पर्पज ऑफ आईसीटी इंटीग्रेशन इज फॉर, आईसीटी का इंटीग्रेशन हम क्यों करते हैं? देखिए आईसीटी या ईटी कहिए, ऑप्टिमाइजिंग लर्निंग आउटकम्स, अधिगम परिणामों को इष्टतम बनाना, एनहांसिंग स्टूडेंट इन्वॉल्वमेंट, प्रमोटिंग दिस, रिड्यूसिंग वर्कलोड। बेटा देखो हमेशा बोलता हूं ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या है, ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है, हाँ जी डन है,
आगे चले बेटे, नेक्स्ट पर आ जाओ। एसर्शन और रीजन कहां है भाई? हाँ, टीचर एजुकेशन करिकुलम हैज टू बी इनफ स्कोप to learners for developing their own logical thinking and problem solving ability. Reason इसका क्या है कि the learners today need considerable freedom to explore, inquire and investigate. आज अधिगमकर्ताओं को अन्वेषण, इंक्वायरी और जांच के लिए आवश्यकता होती है। देखें, दोनों मैच हो रहे हैं, क्या ये इसकी सही व्याख्या है? करेक्ट है। Which of the following is directly related to quality enhancement of teacher education programs? बताइए। अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है। एक्सकर्शन, टूर एंड ट्रिप्स, स्टडी ऑफ आईसीटी बाय प्यूपिल टीचर्स, एम्फेसिस ऑन इंटर्नशिप सेशंस with inbuilt feedback, specialized talks on various topics. क्वालिटी इनहांसमेंट की बात करी है, ठीक। देखो, एम्फेसिस ऑन इंटर्नशिप। दूसरा, अगर किसी भी ऑप्शन में, सुन लीजिए, अब मैं आपको बता दूं जरा, माइक्रो टीचिंग, सिमुलेटेड टीचिंग, फ्लेंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम, ठीक है। देखो, इंटर्नशिप सेशन तो हो गया, यहां पर एक चीज समझ लो, माइक्रो टीचिंग हमेशा प्री सर्विस टीचर एजुकेशन के लिए ही रहेगी। हम ये नहीं कह सकते कि इन सर्विस में भी हम माइक्रो टीचिंग, सूक्ष्म शिक्षण हमेशा सेवा पूर्व अध्यापक शिक्षा में जाएगा बेटा। फ्लेंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस और सिमुलेटेड आप यूज कर सकते हैं इन सर्विस में भी फ्लेंडर और सिमुलेटेड को कपल करके भी यूज कर सकते हैं आप, ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। माइक्रो हमेशा उसमें रहेगी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट आईसीटी इंटीग्रेटेड स्ट्रेटजी? आईसीटी इंटीग्रेशन किस किस में हो रहा है बेटा, बताओ। फ्लिप्ड में हम क्या कर रहे हैं? फ्लिप्ड में हम बच्चों को मेन कंटेंट एक दिन पहले दे रहे हैं ईमेल पे, अगर हमारे पास कोई और भी वो नहीं है, टेलीग्राम ग्रुप में दे रहे हैं। अगले दिन बालक उन सबको पढ़ के आएंगे, मां साहब भी तैयार होके आएंगे और उन पे सिर्फ चर्चा करेंगे या हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करेंगे। सही है भाई। ब्लेंडेड टीचिंग लर्निंग, एडुसेट बेस्ड टीचिंग लर्निंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, कोलैबोरेटिव टीचिंग लर्निंग, पीयर ट्यूटरिंग, किस पे जाएं? अब यहां तो 3 ही है, नहीं 4 अभी है। सी, एडुसेट और वीडियो, चारों इसमें आ जाए चौथे ऑप्शन में, राइट। अजय, नेक्स्ट पर आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस करेक्टली रिफ्लेक्ट्स कोल्ब एक्सपीरियंशियल टीचिंग लर्निंग? देखो भाई, मैं बावला नहीं हूं, मैंने आपको आज की क्लास में कोल्ब पढ़ने को कहा था, ठीक है, क्योंकि मुझे ये था कि ये सवाल अगली क्लास में आएगा शायद। लेकिन कोल्ब के जब आप अपने नोट्स देखोगे, एसिमिलेटर्स और इनका लर्निंग स्टाइल क्या है, एकोमोडेटर्स और इनका लर्निंग स्टाइल क्या है, कन्वर्जर्स, इनका लर्निंग स्टाइल क्या है, डाइवर्जर्स, इनका लर्निंग स्टाइल क्या है, ये मैंने आपको हर तरीके से रिवाइज कर लेना एक बार, ठीक है। ये भी टर्म्स मैंने बताई हैं, फील, वॉच, थिंक, डू। चलिए अब सवाल पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस करेक्टली रिफ्लेक्ट्स कोल्ब एक्सपीरियंशियल टीचिंग लर्निंग? फील, वॉच, डी इसका आंसर है, डी इसका आंसर है, ठीक है जी। अच्छा, इधर आ गया। अब देखो ध्यान से सुनो, मुझे आप में से आधे पढ़ेंगे, बाकी नोट करके रख लेंगे, पेपर के टाइम पढ़ेंगे, ठीक है। कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस, कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस, ये फील कहां से आया? इसी को बोलते हैं, ठीक। रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन, वॉच, ठीक। कॉन्क्रीट, रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन,
एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुलाइजेशन यहां पर आता है, और इधर क्या बच गया, एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन। तो एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन डूइंग हुआ कि नहीं हुआ, यहां पर एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुलाइजेशन थिंकिंग हुआ कि नहीं हुआ, ये यहां पर क्या है हमारा, कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस, ये फील हुआ कि नहीं हुआ, और रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन वॉच हुआ कि नहीं हुआ। ऐसी तुक्का थोड़ी मार रहे हैं सवाल में, देखो फील वॉच थिंक डू, क्लियर हो गया। फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो आइडेंटिफाई द कॉन्टेक्चुअल फैक्टर्स विच टेंड टू इफेक्ट टीचर डेवलपमेंट इन इंडिया। कॉन्टेक्चुअल संदर्भात्मक, संदर्भ आधारित कारकों की पहचान कीजिए, शिक्षा के विकास को प्रभावित करते हैं। एक कौन कौन से हैं बताओ। टीचर्स एबिलिटी लेवल इज लो, टीचर्स लैक ए सेंस ऑफ ओनरशिप विद स्कूल्स, द स्कूल्स आर लैकिंग inadequate ICT support, teachers commitment to teaching profession is doubtful, the modern society is averse to teacher status, शिक्षकों का सम्मान नहीं है। There is little or no scope for capacity building for teachers. CEF, CE, यहां पर F करो, यहां पर F करो, रिपीट तो नहीं हुआ, हाँ रिपीट नहीं हुआ, तीसरा इसका आंसर है CEF। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट पर आ जाओ। फॉर आइडेंटिफाइंग द ट्रेनिंग नीड्स ऑफ इन सर्विस टीचर एजुकेशन, सेवारत, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज इज मोस्ट अप्रोप्रिएट, यूजिंग स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी एंड चैलेंज एनालिसिस, using can do will do analysis, using interaction analysis, using action research cycle। can do will do हमने पहले भी टीचिंग एप्टीट्यूड में कई जगह पर डिस्कस किया है। can do will do analysis मैनेजमेंट की यूनिट में भी आपने पढ़ रखा है। can do will do ही देखो, इसी को एक और वर्ड अगर तुम्हें ध्यान नहीं आ रहा तो मैं बता दूं, एबल एंड विलिंग, अब ध्यान आ रहा है, एबल एंड विलिंग, एबल नॉट विलिंग, ये टर्म्स डिस्कस करिए। ठीक है। 4D मॉडल ऑफ ड्रीम डिस्कवर डिजाइन एंड डिलीवर विल बी बेस्ट फिट विद विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल्स ऑफ टीचर एजुकेशन। 4D मॉडल जो है, ड्रीम डिस्कवर डिजाइन डिलीवर, कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल, कॉम्पिटेंसी बेस्ड मॉडल, इंक्वायरी ओरिएंटेड मॉडल, ड्रीम डिस्कवर डिजाइन डिलीवर। डिलीवर, डिजाइन, डिस्कवर। ड्रीम अगर हमें नहीं भी पता है, सीधा एग्जाम में सवाल आ गया तो हमको पता है कि भाई कॉम्पिटेंसी, स्किल, कॉम्पिटेंसी बेस्ड मॉडल की बात हो रही है। हाँ, कॉम्पिटेंसी करेक्ट आंसर है, कॉम्पिटेंसी। ठीक है जी। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ प्री सर्विस टीचर एजुकेशन प्रोग्राम हैज ए ग्रेटर स्कोप फॉर एक्सपीरियंशियल लर्निंग। अनुभविक प्री सर्विस टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, ठीक, कौन सा कंपोनेंट ज्यादा स्कोप एक्सपीरियंशियल लर्निंग को देगा। ऑप्शन पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। प्री सर्विस में सबसे ज्यादा मैं तो ये ढूंढूंगा कि भाई इंटर्नशिप कहीं लिखी है कि नहीं लिखी है, राइट। स्कूल एक्सपीरियंस प्रोग्राम कहीं पे लिखा है कि नहीं लिखा है, या टीचिंग प्रैक्टिस लिखी है कि नहीं लिखी है। ये देखो आंसर हो गया, राइट। हाँ, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग जेनेरिक फीचर्स कैन बी एसोसिएटेड विद हैबरमास मॉडल। मैंने आपको कहा था सैटरडे करेंगे, लेकिन अभी आप देख लो हैबरमास मॉडल। हैबरमास ने, डेंगन ल्यूक ने, ली शलमैन ने कौन सी अलग अलग तरीके की नॉलेजेस के नाम बताए हैं, एक तो ये जरूर कर लीजिएगा। ठीक है। पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज तो है ही है, राइट। उनके और क्या क्या नाम है, कॉन्टेक्चुअल नॉलेज क्या है। ठीक है, यहां पर हम हैबरमास की बात कर रहे हैं। तो हैबरमास का मतलब क्या हुआ, पर्सनलाइज अप्रोच फॉर मॉडिफाइंग टीचर बिहेवियर। पर्सनलाइज की बात तो नहीं करता हैबरमास। ठीक है जी। एमेंसिपेटरी वर्ड आता है उसके में। मॉडल्स ऑफ डिस्कवरिंग नॉलेज, या एथिकल एंड मॉरल कंसर्न, या हाइपोथेटिकल डिडक्शन। सी और ई। पर्सनलाइज अप्रोच की जिक्र नहीं है। ठीक है। एमेंसिपेटरी नॉलेज का भी जिक्र है। डी हमारा आंसर हो जाएगा बेटे। आज के लिए इतना ही। ठीक है, थैंक यू सो मच।